नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसे कि हमारी UPRO की टेस्ट सीरीज चल रही थी। UPRO की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें हमने देखे थे 13 टेस्ट देख लिए थे। टेस्ट 13 हमारे कंप्लीट हो गए थे और टेस्ट 14 चल रहा है, जिसमें हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था 1 से 50 क्वेश्चन तक। सेकंड पार्ट में भी हम देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे हम 50 क्वेश्चन, जो हम 51 से लेके 100 तक देखने वाले हैं। और फिर हम थर्ड पार्ट में देखेंगे इसमें 101 से लेके 140 क्वेश्चन तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है, उन्हें रीट द्वारा लागू किया जा सकता है। बी है, उन्हें केवल संवैधानिक तरीकों से बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन सी है, उनका उपयोग अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन डी है, किसी विशेष कर्तव्य का पालन संवैधानिक कानून के दायरे में आता है, जिसे अदालत को तय करना होता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए, इन्हें रिट के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। देखिए, इनका ये किस भाग में आते हैं? यदि भाग की बात की जाए तो भाग 4 के में आते हैं। ठीक है, टोटल जो आर्टिकल हैं इसमें मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी में, फंडामेंटल ड्यूटी में कितने आर्टिकल हैं? तो वो हैं 11। ठीक है, किसके द्वारा जोड़ा गया था? यदि देखें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो इनको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं, USSR से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को सभी नागरिकों की मदद करने और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और देश की एकता को बनाए रखने के रूप में इनको परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विषय के भाग दिए हैं और संविधान दिए। एक तरफ संविधान दिया है, भाग सेकंड में दिया है सिटीजनशिप, थर्ड में दिया है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और भाग फोर्थ में दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत, और भाग 5 में दिया है मौलिक कर्तव्य। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, भाग 2 में आता है नागरिकता, भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार, भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व। यदि भाग 5 की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार, केंद्र या संघ आता है। और यदि मौलिक कर्तव्य की जैसे हमने बात की पहले क्वेश्चन पे 51वें क्वेश्चन में जो बात की, ये भाग कितने में आते हैं? भाग 4 के में आते हैं, 4 के में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भाग 1 की बात की जाए तो केंद्र और राज्य आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 17वें
संशोधन द्वारा जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, ऑप्शन ए है दिल्ली चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दिल्ली पुडुचेरी, ऑप्शन सी है दिल्ली और दमनदीव, और ऑप्शन डी है चंडीगढ़ और पुडुचेरी। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, कब हुआ था 70वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, अधिकार जो दिया गया है दिल्ली पर पुडुचेरी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास में उत्तराधिकारी का चुनाव मौजूदा राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले होना चाहिए। बी है राष्ट्रपति अपने पद पर प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। ऑप्शन सी है अपने कार्यकाल की समाप्ति पर वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता। और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि निर्वाचक मंडल अधूरा है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी गलत होगा, राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि निर्वाचक मंडल अधूरा है। नहीं, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं है यदि वह एक उम्मीदवार है, उन्हें राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत साबित करना बाकी है। ऑप्शन सी है वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है, वह राज्य विधानमंडल के निचले सदन का सदस्य है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है। ठीक है, यदि बात करें राष्ट्रपति के चुनाव की तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है? वो है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। ठीक है, इसमें कौन कौन होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित? जैसे कि संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और मनोनीत नहीं निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को और भारत के प्रधानमंत्री को। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यदि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति ना हो
तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ना हो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति ना हो तो सब ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है। यदि बात करें इस्तीफा के बारे में, ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपने इस्तीफा के बारे में सूचित करते हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा ये आएगा आपका आर्टिकल 56 फर्स्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है। यदि उसके बाद वह लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करते हैं। ये किस में आएगा? ये आएगा आपका आर्टिकल 56(2) में। पहले आता है राष्ट्रपति, फिर आता है उपराष्ट्रपति, फिर आता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद में वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है। इस तरीके से इस्तीफा देते हैं। यदि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना, उपराष्ट्रपति ने अपने पद पर ना हो तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा देंगे, और ये ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश को इस्तीफा देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है और संसद का एक हिस्सा है, संसद में बैठता है, संसद में मतदान कर सकते हैं। कमेंट करेंगे और बताएंगे। इजी क्वेश्चन है। देखिए, संसद का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल संसद का हिस्सा है। ठीक है, संसद का एक हिस्सा है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, संसद का एक हिस्सा है, संसद में बैठते हैं, संसद में नहीं बैठते हैं, और संसद में मतदान कर सकते हैं नहीं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? संसद में माना लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को एक प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। राज्यों की परिषद, लोकसभा, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राज्यों की परिषद। यदि बात करें इससे संबंधित अनुच्छेद की, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये आर्टिकल? किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका 67 बी के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को आधिकारिक कार्यों के लिए कानूनी कार्यवाही से छूट है। ऑप्शन बी है, कोई भी न्यायालय राज्यपाल को कोई कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ऑप्शन सी है, राज्यपाल को उनके व्यक्तिगत कृतियों के संबंध में नागरिक कार्यवाही शुरू करने के लिए लिखित रूप में 2 महीनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है, न्यायालयों को मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच करने का अधिकार है।
ये बताना है कौन सा सत्य नहीं है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, न्यायालय को मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह जांच करने का अधिकार है। आर्टिकल 74 में दिया गया है, आर्टिकल 74(2) में दिया गया है कि कोई भी अदालत इस बात की जांच नहीं करेगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी है या नहीं। यदि हाँ तो उन्होंने क्या सलाह दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप के तहत वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का कार्यालय मूल संविधान के तहत बनाया गया था। ऑप्शन बी है संविधानेतर विकास है, और ऑप्शन सी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन डी है 85वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, संविधानेतर विकास है। 44 में जो संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1978 में। देखिए, उप प्रधानमंत्री का जो संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, और ये 85 में जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2002 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति और लोकसभा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है ये? आर्टिकल 75(3) के तहत, आर्टिकल 75(3). ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में नहीं आता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट और समेकित निधि। भारत की समेकित निधि। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण भी दिया है, विनियोग विधेयक भी दिया है और भारत की समेकित निधि भी दी गई है। यदि बात करें भारत की समेकित निधि की बात करें तो भारत की संचित निधि भी कहा जाता है, जो आर्टिकल कितने के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 266 फर्स्ट के तहत आती है। यदि बात करें विनियोग विधेयक की, विनियोग विधेयक किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आता है आपका 114 यानी कि 114 के तहत आता है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका 112 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट ही है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत दिया? 112 के, विनियोग विधेयक 114 के, और भारत की समेकित निधि अनुच्छेद 266 फर्स्ट के तहत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा? HD देवगौड़ा, PV नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चंद्रशेखर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव कानून मंत्रालय और भारत के अटॉर्नी जनरल। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष और वित्त मंत्री। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कैग की जो नियुक्ति है CAG भी बोला जाता है, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया जाता है। कर्तव्य नहीं निभाया जाता है। ऑप्शन ए है भारत की संचित निधि से सभी व्ययों का ऑडिट और रिपोर्ट करना, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों से सभी व्यय का ऑडिट और रिपोर्ट करना, सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि खातों का ऑडिट और रिपोर्ट करना, और डी है सार्वजनिक धन की प्राप्ति जारी करने को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए इसमें होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सार्वजनिक धन की प्राप्ति जारी करने को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो। यह कर्तव्य नहीं निभाया जाता। चलिए यदि बात करें इससे संबंधित अनुच्छेद की, कैग से संबंधित अनुच्छेद है 148। यदि ये बात करें तो 148 से लेकर 151 तक है, 148 से लेकर 151 तक है, लेकिन मेन जो है आर्टिकल 148। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रक्रिया के क्रम में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है। मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है। ऑप्शन ए है और भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी है पूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है चीफ ऑफ स्टाफ और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें क्या सही होगा, कौन मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। यदि बात करें पहले पे आता है तुम्हारा राष्ट्रपति, पहले पे आता है राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरे पे बात करें तो उपराष्ट्रपति, तीसरे पे बात करें तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद बात करें तो चौथे पर राज्यपाल, राज्यपाल के बाद बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति के बाद बात करें, यदि हम बात करें 5A की, 5A की, तो 5A में क्या आता है उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीट आवंटन पर आधारित है। आबादी, क्षेत्र, गरीबी और भाषा। कमेंट करेंगे और बताएंगे
कौन सा सही होगा इसमें? लोकसभा में राज्यवार सीट आवंटन पर आधारित है, वो है आबादी। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण निम्नलिखित राज्यों में मौजूद नहीं है। सीटों का आरक्षण कौन कौन से राज्य में मौजूद नहीं है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले लोकसभा भंग की जा सकती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के विवेक से, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के विवेक से, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष के विवेक से और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका, देखिए राष्ट्रपति के विवेक से होगा नहीं, प्रधानमंत्री के विवेक से भी नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष के विवेक से भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा की संख्या के संबंध में उसकी कोरम कितनी होती है? 1/3, 1/5, 1/11 और 1/10। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, कोरम जो होता है 1/10 का होता है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यदि बात करें आर्टिकल 103 के अंतर्गत आता है, 103 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यदि इसकी बात करें अपना कार्यकाल पूरा होने से लोकसभा भंग, अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले लोकसभा भंग की जा सकती है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल आता है आपका 82 बी के तहत। ठीक है, 82 बी के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 15, 20, 25 और उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 20। ठीक है, यदि हम बात करें आर्टिकल 81 की, आर्टिकल 80 की, तो इसमें क्या है? लोकसभा की संरचना है। लोकसभा की संरचना जैसे राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 530 से अधिक नहीं हो सकते। 530 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें।
इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। लोकसभा की, यदि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की बात करें, लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीट कितनी है? 80 सीट हैं। यदि हम राज्यसभा की सीटों की बात करें, यहाँ पे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं यदि बात करें तो यहाँ पे 31 सीटें हैं। ठीक है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा की हैं 29 सीटें। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 हैं। और राज्यसभा की सीटें देखें तो राज्यसभा की सीटें हैं 11। ठीक है। यदि हम महाराष्ट्र में देखें, लोकसभा और राज्यसभा की सीट, लोकसभा और राज्यसभा की सीट महाराष्ट्र में है 48 लोकसभा की सीटें, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की हैं 19 सीटें। यदि बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो आंध्र प्रदेश में है 25 लोकसभा की सीटें, और यहाँ है आपकी राज्यसभा की सीटें 11 आंध्र प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश में भी 11 हैं और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी 11 हैं राज्यसभा की सीटें, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रवार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ, भीलवाड़ा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लद्दाख। लेह, हिमाचल, गुजरात, कच्छ गुजरात, और भीलवाड़ा राजस्थान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सभी सदस्यों, सीधे जनता, और लोकसभा के सभी सदस्य, और बहुमत वाली पार्टी के सदस्य। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? निवर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, उपनिवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक, और निवर्तमान लोकसभा में विपक्षी दल के नेता। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है तो इसका अधिकार है। ऑप्शन ए है, इसका विचार विमर्श में भाग ले, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करें, वोट बराबर होने की स्थिति में वोट करें, अध्यक्ष के अनुपस्थित होने की स्थिति में संसद भवन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का कोई अधिकार नहीं है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है तो वोट बराबर होने की स्थिति में वोट करें। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर सामान्य चर्चा
और सामान्य चर्चा निम्नलिखित में से किस चरण में होती है? विधेयक की शुरुआत के दौरान, दूसरे वाचन के दौरान, रिपोर्ट चरण के दौरान और तीसरे वाचन के दौरान। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा। यदि लोकसभा में विधेयक पर सामान्य चर्चा हो तो वो किस चरण में होती है? सामान्य चर्चा वो दूसरे चरण में होती है, दूसरे वाचन के दौरान होती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950, 51, 52, 53। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, राइट हो जाएगा, 1952। ठीक है। यदि बात करें राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हैं तो वो हैं 250। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 80 के तहत। आर्टिकल 80 में कहा गया है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विघटन के अधीन नहीं है। इसके सदस्यों को राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनावों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन सी है, जितनी जल्दी हो सके राज्यसभा के किसी भी सदस्य को उसका सभापति चुनना आवश्यक है। और ऑप्शन डी है, भारत के अटॉर्नी जनरल को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, राइट हो जाएगा, यह विघटन के अधीन नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाने की संसद की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, राज्यसभा को यह घोषणा करनी होगी कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक होगा एक प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। और ऑप्शन सी है, कानून पूरे देश या उसके किसी भी हिस्से के लिए हो सकता है। ऑप्शन डी है, केवल राज्यसभा ही राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बना सकती है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा और सही नहीं है बताना है। राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने की संसद की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, राइट, केवल राज्यसभा ही राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बना सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि हम देखें इसमें किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए आर्टिकल 249 में कहा गया है संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है। ठीक है। आर्टिकल 249 में क्या कहा गया है? संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय पर राष्ट्र के हित में कानून बना सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? ऑप्शन ए, किसी राज्य के मौजूदा क्षेत्र को बदलना और राज्य का नाम बदलना। ऑप्शन बी है, संसद को राज्य सूची में कानून बनाने और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देने वाला एक प्रस्ताव पारित करना। और ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना और सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति की पेंशन का निर्धारण करना। और ऑप्शन डी है, चुनाव आयोग के कार्यों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संसद को राज्य सूची में कानून बनाने और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देने वाला एक प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, बी राइट हो जाएगा। यदि बात करें हम आर्टिकल 89 की, आर्टिकल 89 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 89(1) में क्या दिया गया है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यों की राज्यों की परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यदि बात करें हम आर्टिकल 66 की, आर्टिकल 66 में क्या दिया गया? संसद के दोनों सदनों में से प्रत्येक प्रतिनिधि से और निर्वाचक मंडल के सदस्यों उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। और आर्टिकल 64 में दिया है आपका, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, राज्यों की परिषद राज्यसभा में सभापति होता है। ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, संसद द्वारा निर्वाचित उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है और राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति है भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के प्रधानमंत्री। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, यदि बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संसद से मिलकर बनता है। जैसे कि हमने बात की थी शुरू में ही, तो ऑप्शन है हमारे पास में लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। कमेंट करेंगे, बताएंगे
कौन सा राइट होगा इसमें। इजी क्वेश्चन है जो कि हम बता चुके हैं, इसमें पहले ही बता चुके हैं कि हाँ संसद में क्या क्या आता है, किस किस से मिलकर बनती है संसद। तो इसमें होगा आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि वह संबंधित सदन को सूचित किए बिना निम्नलिखित अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो संसद विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन है हमारे पास में 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 60 दिन। ठीक है। यदि सीटों की रिक्ति की बात हो रही है, आर्टिकल 101 में आता है सीटों की रिक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है, सरकार पर विश्वास खो देता है, लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, किसी मामले के तथ्यों को छिपाना या तथ्यों का विकृत संस्करण देना, और मूल्य सीमा। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव तब उठाया जा सकता है जब किसी मामले के तथ्यों को छुपाना हो या तथ्यों को विकृत संस्करण देना हो। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना राज्य की सहमति से, और थर्ड है जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो और राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित होने के बाद 2/3 बहुमत के साथ राज्यों की परिषद द्वारा। संघ संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। और ऑप्शन क्या क्या है हमारे, ऑप्शन है 1, 2, 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना बिल्कुल है, बिल्कुल बना सकती है। राज्य की सहमति जरूरी है। जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू, ठीक है। और राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित होने के बाद 2/3 बहुमत के साथ राज्यों की परिषद द्वारा, ये भी राइट है। तो आपका हो जाएंगे उपरोक्त सभी, प्रयुक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है सत्र का पहला घंटा, और ऑप्शन बी है जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, और ऑप्शन सी है प्रश्नकाल में 1 घंटा पहले, और ऑप्शन डी है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रश्नकाल के बाद का समय होता है शून्यकाल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। राज्यसभा धन के मामले में शक्तिहीन है। ऑप्शन बी है धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन सी है लोकसभा द्वारा पारित होने के 14 दिन के भीतर राज्यसभा को धन विधेयक पारित करना होता है, और ऑप्शन डी है राज्यसभा कुछ सिफारिशों के साथ धन विधेयक को पारित कर सकती है या लोकसभा को लौटा सकती है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा।
देखिए राज्यसभा धन के मामले में शक्तिहीन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है, नहीं, लोकसभा में पेश किया जाता है ना, तो ये गलत हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा। और लोकसभा द्वारा पारित होने के 14 दिन के भीतर राज्यसभा को धन विधेयक पारित करना होता है, ये ठीक है। और राज्यसभा को कुछ सिफारिशों के साथ धन विधेयक को पारित कर सकती है या लोकसभा को लौटा सकती है, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर संसदीय समिति का गठन नहीं किया गया है? सार्वजनिक उपक्रम पर, सरकारी आश्वासन पर, और आकलन पर, और अल्पसंख्यकों का कल्याण। कमेंट करेंगे और बताएंगे इनमें कौन सा सही होगा। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अल्पसंख्यकों का कल्याण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में, और केंद्र शासित प्रदेशों में, और केवल जम्मू कश्मीर राज्य में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संपूर्ण भारत। यदि हम इसकी बात करें 1955 का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करें तो यह अस्पृश्यता के विचार, अस्पृश्यता के विचार और अस्पृश्यता के प्रचार और अभ्यास किसी भी परिणामी विकलांगता को लागू करने और संबंधित चीज़ों के लिए दंड निर्धारित करता है। दंड निर्धारित करता है। और इस अधिनियम की धारा एक और दो के अनुसार यह संपूर्ण भारत को कवर करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन बी, यह एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन सी, यह एक कानूनी अधिकार है। और ऑप्शन डी, यह एक सामाजिक अधिकार है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एक कानूनी अधिकार है। यदि बात करें सूचना के अधिकार की तो ये इसको कब लागू किया गया था? लागू जो किया गया था वो कब किया गया था? ये किया गया था आपका 12 अक्टूबर 2005 को इसको लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा
आवेदकों को सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगने का कारण बताना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय। देखिए कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इनकी जो स्थापना हुई है तीनों की कब हुई थी? उच्च न्यायालय की 1862 में हुई थी। ठीक है। यदि बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1866 में। ठीक है। यदि बात करें कलकत्ता उच्च न्यायालय में कौन कौन से वो आते हैं, क्षेत्र आते हैं, जैसे कि राज्य के क्षेत्र, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल तो आएगा ही। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है वो भी कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ठीक है। यदि बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे में कौन कौन से आते हैं तो गोवा आएगा, गोवा का जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे में लगता है। गोवा जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। और यदि दादर नगर हवेली की बात करें, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, इनका जो हाई कोर्ट लगता है वो भी बॉम्बे उच्च न्यायालय लगता है। ठीक है। मद्रास की बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुरूप बनाया गया था? ऑप्शन ए है, ऑप्शन फर्स्ट है स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद किसके तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना जाता है। सेकंड ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन के स्तर को ऊपर उठाने हेतु अनुदान का प्रावधान अनुच्छेद 275 एक के तहत। और थर्ड है अनुच्छेद 243 ए के तहत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य। ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन ए है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए स्वास्थ्य पर्यावरण अधिकार ये आर्टिकल 21 के तहत आता है, ये आपका सही है। अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन के स्तर को ऊपर उठाने हेतु अनुदान का प्रावधान, नहीं ये गलत हो जाएगा। और के तहत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों को कार्य, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ठीक है। यदि हम बात करें एनजीटी की बात करें, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की, तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी वो हुई थी 2010 को हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयोग की गई असाधारण शक्तियों को कानूनी आधार दिया? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 और महामारी रोग अधिनियम 1897। ऑप्शन है हमारे पास में 1 2 3, 2 3 4, 2 4 और 1 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट होगा। निम्नलिखित में से किसे लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयोग की गई असाधारण शक्तियां को कानूनी आधार दिया? ये हैं मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 और महामारी रोग अधिनियम 1897। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम है,
और महामारी रोग अधिनियम है। ऑप्शन हो जाएगा आपका 2(4) हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम नहीं है और शत्रु संपत्ति अधिनियम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत और भारतीय संविधान 42वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 42वां जो हुआ था वो 76 में हुआ था, 76 में, 1976 में। ये 44वां हुआ है 78 में। ठीक है, 44। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सीबीआई द्वारा एक जांच और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक जांच और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट और संसद द्वारा महाभियोग। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, तो वो महाभियोग द्वारा ही हटाया जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग, विधि आयोग, संसद और मंत्रिपरिषद। कमेंट करेंगे, इजी क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, संसद द्वारा वेतन निर्धारित होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का। ठीक है, आज की वीडियो में हमने देखा, हम पॉलिटी का टेस्ट, हमारा पॉलिटी का टेस्ट चल रहा था 14। ठीक है, जिसमें 140 में से हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हमने कवर किए थे 50 क्वेश्चन, ये कवर किए इस वाली वीडियो में। ठीक है, थर्ड पार्ट लेकर आएंगे हम 40 क्वेश्चन के साथ, पार्ट 3। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।